Hello students, welcome to my channel Concept Clarity Classes. In this video, I will teach you chapter 2, that is Indian Economy from 1950 to 1990. So basically ये जो second chapter है आपका IED का, इसमें आप 1950 से 1990 it means pre-reform period जो है उसके बारे में जो है आप समझते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. आप इसको जितना स्टोरी की फॉर्म में समझेंगे, आपके लिए लर्न करना जो है ये उतना ही आसान हो जाएगा. So we will start from the introduction. That is, first is the types of economic system. So इतना आपने क्लास 10th में भी पढ़ाई है कि there are 3 type of economic system: capitalistic system, socialistic system and mixed economy system. So we'll start from the capitalistic economy. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या कैपिटलिस्टिक सिस्टम जो है बेसिकली क्या है, जिसमें आपके जो डिसीजन मेकिंग है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, दीज ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर. तो यहाँ पर जो अथॉरिटी होती है बेसिकली वो प्राइवेट सेक्टर वर्क करता है. ये सिस्टम जो है बेसिकली मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करता है. गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन डिमांड एंड कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली बाय दोज हु हैव परचेजिंग पावर. सो बेसिकली प्राइवेट ओन्ड है ना, तो गवर्नमेंट सेक्टर इसमें नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की जो है वर्किंग रहने वाली है. सोशलिस्टिक सिस्टम, यहाँ पर जो आपका डिसीजन है दिस इज टेकन बाय द गवर्नमेंट. इट मीन्स सारे डिसीजन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, all the decisions are taken by the government. So there is strictly no private property and anything is owned by the state. थर्ड आता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी. तो मिक्स्ड इकोनॉमी जैसा कि आपको नाम से ही बहुत क्लियर है कि इसमें दोनों के फीचर्स हैं, कैपिटलिस्टिक सिस्टम भी है और सोशलिस्टिक भी है. तो दोनों के फीचर्स को हम अडॉप्ट करके जो है मिक्स्ड इकोनॉमी को बनाते हैं. तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी वर्क करेगा और साथ ही साथ आपका गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो भी वर्क करता है. तो दोनों यानी कि मार्केट फोर्सेस से भी प्राइस डिटर्मिनेशन होगा और गवर्नमेंट जो है वो भी प्रोडक्शन में है, तो गवर्नमेंट भी जो है प्राइस डिटरमाइन करती है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम की. तो जवाहरलाल नेहरू जो है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे. उनका जो है ये मानना था कि हमें दोनों मतलब कि कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक दोनों के फीचर्स को अगर अडॉप्ट करके हम अपना इकोनॉमिक सिस्टम लेते हैं तो इसीलिए यहाँ पर आपकी एक डेमोक्रेसी जो है उसको भी रखा जा सकता है. द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो उस टाइम पे बना था वो 1948 में बना था एंड 1950 प्लानिंग कमीशन जो है दैट इज सेट अप बाय द प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं. तो ये आपका 1 मार्कर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज अ प्लान स्पेल आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी पुट टू यूज. इट शुड हैव सम जनरल गोल एज वेल एज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव व्हिच कुड बी अचीव्ड विद अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अडॉप्ट करी थी उसके अकॉर्डिंगली हमने उसमें प्लानिंग करी, जिसमें 5 ईयर प्लान्स को जो है हमने यूज करा. Next is the goals of 5-year plan. This is again a very important question for class 12 स्टूडेंट्स. आईईडी में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि गोल्स क्या हैं. तो बेसिकली 4 गोल्स की हम यहाँ पर बात करते हैं. फर्स्ट इज मॉडर्नाइजेशन, एनकरेजिंग न्यू टेक्निक, मेथोडोलॉजी, सोशल आउटलुक एंड पॉलिसी. मॉडर्नाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या है, आप अपग्रेड हो रहे हो, है ना. तो यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी में भी अपग्रेड कर रहे हैं, हम सोशली भी जो है वो भी अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, इट मीन्स अपग्रेड कर रहे हैं. देन सेल्फ रिलायंस, अवॉइडिंग इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड कुड बी प्रोड्यूस इन इटसेल्फ. सेल्फ रिलायंस होना बहुत अच्छी बात है कि हम क्या चाहते हैं कि हर इकोनॉमी जो है वो सेल्फ रिलायंस हो. सेल्फ रिलायंस का मतलब वो अपने ही रिसोर्सेज को यूज करके अपनी इकोनॉमी की ग्रो करे. देन इक्विटी, इक्विटी मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. सो एनकरेजिंग पॉलिसी रिवॉल्विंग अराउंड प्रोवाइडिंग फूड, अ डिसेंट हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर so that the inequality in the distribution of wealth could be reduced. This is the goal of the plan. Then growth, aiming to increase the country's capacity to produce the output of goods and services within the country by either stimulating a large stock of produced capital goods or large size of capital supporting services etc. तो ग्रोथ में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमें प्रोडक्शन को भी बढ़ाना है, हमें सर्विसेज को भी बढ़ाना है. तो ओवरऑल ग्रोथ का मतलब क्या है, इंक्रीज करना, राइट. So these are the 4 objectives of 5-year plan. Next
अगर हम बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन की इन डिटेल, सो मॉडर्नाइजेशन डज नॉट रेफर ओनली टू द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो टू चेंज इन द सोशल आउटलुक। तो सोशल आउटलुक का चेंज होना जो है वो मॉडर्नाइजेशन के साथ बहुत जरूरी है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने जो है अपने आप को मॉडर्न तरीके से ड्रेसअप कर लिया है, आपकी जो थिंकिंग है, आपको जो सोशल आउटलुक है उसमें चेंज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे विमेन का एम्पावरमेंट जो है बेसिकली ये क्या है, चेंज ऑफ सोशल आउटलुक। Equality of opportunity between men and women, bridging the gap between the haves and have not, availability of basic infrastructure facility to all, and optimum utilization of distribution of resources. Next is a एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लो प्रोडक्टिविटी। अब हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्सेस इंडिया टू इंपोर्ट फूड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमारी डिपेंडेंसी जो है वो यूएस पे बहुत ज्यादा थी, हमें जितना भी फूड ग्रेन चाहिए होता था हम वहीं से ही इंपोर्ट करते थे। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक सेवरल इंस्टीट्यूशनल एंड रिफॉर्म्स जो बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर की इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है लैंड सेलिंग। दिस मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। द पर्पस ऑफ लैंड सेलिंग वाज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स। तो यहाँ पर लैंड सेलिंग का मतलब क्या है कि किसी के पास बहुत ज्यादा लैंड है तो गवर्नमेंट ने लैंड का अमाउंट फिक्स कर दिया कि इससे ज्यादा नहीं होगी, अगर उससे ज्यादा है, उस लिमिट से ज्यादा है तो उस केस में गवर्नमेंट उसको टेक ओवर कर लेती है। एंड ऐसे ही सेकंड जो मेन इसमें रिफॉर्म्स है दैट इज एबोलिशन ऑफ जिम्मेदारी सिस्टम। इट फोकस्ड ऑन द elimination of farmers exploitation and the promotion of agriculture growth। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर जिम्मेदारी सिस्टम को जो एबॉलिश किया था बेसिकली, इसमें टेनेंट सिस्टम, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसको रिमूव करना जो है मेन मोटिव था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ड्रॉबैक्स हैं या चैलेंजेस हैं लैंड रिफॉर्म्स के, वो क्या है कि इन सम एरिया फॉर्मर जिम्मेदार्स कंटिन्यू टू ओन लार्ज एरिया ऑफ लैंड बाय मेकिंग यूज ऑफ सम लूप होल्स इन द लेजिस्लेशन। अब गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन पास कर दिया, गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए, बट एज यू नो कि उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स रह ही जाते हैं, तो जो जिम्मेदार थे उन्होंने इसका बेनिफिट लिया। There were cases where tenants were evacuated and the landowner claimed to self-cultivator claiming ownership of the land। तो उन्होंने क्लेम करा कि वो लैंड को हम ही कल्टीवेट कर रहे हैं, तो उस केस में वो लैंड उनकी ही थी। Even when the tillers got ownership of land, the poorest of the agriculture labor such as sharecroppers, landless labor did not benefit from these land reforms। तो इसका बेनिफिट जो है क्योंकि इसमें लूप होल्स थे ना बेटा, तो उस चक्कर में जो है बहुत ज्यादा लोगों को तो नहीं मिला, बट फिर भी गवर्नमेंट ने इसमें काफी एफर्ट्स जो है करे थे। देन हम बात कर लेते हैं ड्रॉबैक्स क्या थे। जैसे ड्रॉबैक्स की अगर हम बात करें तो जैसे अभी आपको बताया कि लेजिस्लेशन में जो लूपहोल्स थे, सो जो बिग लैंडलॉर्ड थे उन्होंने उसका बेनिफिट लिया, उन्होंने कोर्ट में इसको इंप्लीमेंट होने में डिले कराया, और जो डिले होने का जो टाइम पीरियड उनको मिला उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने फेक लोगों के नाम से या अपने रिलेटिव्स के नाम पर उन लैंड को जो है शिफ्ट करा दिया, तो उसकी वजह से वो लैंड जो है उनके ही अकाउंट में रह गई। तो ये जो है बहुत ज्यादा ड्रॉबैक रहा था इस सिस्टम का। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन को जब आप पढ़ते हो बेटा तो ये आपको आपकी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनसे भी रिलेट कर देता है, क्योंकि आप बहुत जूनियर क्लासेस से इसको पढ़ते हुए आ रहे हो। तो अगेन एक बार फिर से इस चीज को आपके साथ रिपीट करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, दिस रेफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स स्पेशली ऑफ व्हीट एंड राइस। तो जब भी हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर स्पेसिफिकली दो ही ग्रेन्स की हम बात करते हैं, व्हीट और राइस की। तो इन्हीं का प्रोडक्शन जो है हमने बढ़ाया था, जिसको हम मिरेकल सीड्स के नाम से भी बोलते हैं। द यूज ऑफ दीज सीड्स रिक्वायर द यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड इन द करेक्ट क्वांटिटी एज वेल एज अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर। द एप्लीकेशन ऑफ दीज इनपुट इन करेक्ट प्रोपोर्शन इज वाइटल। एंड फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये स्टार्ट हुआ था आपका मिड 1960 से मिड 70 तक, और उसके बाद इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया था दैट इज बेसिकली पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एंड फर्दर इसको जो हमने यूज करा था HYV सीड्स को, सीड्स प्राइमरली बेनिफिट द व्हीट ग्रोइंग रीजन ओनली। सेकेंड फेज जो था इसका 1972 मिड आपका 1980 तक का था। एंड सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में जो है बेसिकली हमने इसको लार्ज एरिया पर जो है इसको इम्प्लीमेंट किया था।
अब हम बात कर लेते हैं इम्पैक्ट क्या था इसका। जो बेसिकली अगर इसके इम्पैक्ट की हम बात करते हैं, द स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने जिस टेक्नोलॉजी को यूज करा था, हमारा प्रोडक्शन काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। इंडिया नो लॉन्गर हैज एट द मर्सी ऑफ अमेरिका, बिकॉज अब हमारा प्रोडक्शन जो है वो काफी इंक्रीज हो चुका था। अब हमारे पास मार्केट सरप्लस के लिए था, बट यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से कुछ रिस्क था, क्योंकि इसमें पेस्ट अटैक्स वगैरह जो है वो बढ़ जाते हैं, और HYV क्रॉप्स क्योंकि पेस्ट अटैक में बहुत ज्यादा हो जाते थे, तो उस वजह से फार्मर्स को भी काफी ज्यादा लॉस बियर करना पड़ता था। देन इसमें स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू अवॉइड द रिस्क। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती थी इसमें, गवर्नमेंट ने क्या किया, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फार्मर्स को लो इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कर दिया, सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर दी, और जो उनके रिक्वायर्ड इनपुट्स हैं वो उनको प्रोवाइड कर दिए, तो उससे उनका रिस्क जो है कम हो गया। और इन केस अगर उनकी फर्टिलाइजर्स की वजह से, या फिर आप ये कहो कि मतलब कि पेस्ट अटैक की वजह से उनकी फसल जो है वो खराब हो जाती थी, उनका हार्वेस्ट जो है वो खराब हो रहा है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट जो है उसमें उनका लोन जो है उसको एग्जेम्प्ट भी कर देती थी। The debate over subsidy, this is again a very important question for class 12 students. Please note this: argument against and argument in favor. तो सब्सिडी क्या है बेसिकली, सब्सिडी जो है बेसिकली दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस, राइट। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है इसकी जरूरत कब होती है, जब आपको इनको हेल्प करनी है बेसिकली, है ना। सो सब्सिडीज वर नीडेड टू एनकरेज फार्मर टू टेस्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। सम इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट वंस द टेक्नोलॉजी इज फाउंड प्रॉफिटेबल एंड व्हाई इज वाइडली अडॉप्टेड, सब्सिडी शुड बी फेज्ड आउट सिंस देयर पर्पस हैज टू बी सर्व। तो अब फर्टिलाइजर को रखने का या उस पर सब्सिडी देने का कोई बेनिफिट है या नहीं है, इसको लेकर डिबेट रहा है। अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी ऑल्सो बेनिफिट द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं अगेंस्ट में, तो ये था कि इसका बेनिफिट उन लोगों को नहीं मिल रहा जिनके लिए ये सब्सिडी दी गई थी, इंडस्ट्री को जा रहा है, या बिग फार्मर्स जो है इसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये जो है एक गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है, लेकिन गवर्नमेंट जो ये बर्डन बियर कर रही है उसका बेनिफिट उन लोगों को नहीं मिल रहा है जिनके लिए ये सब्सिडी जो है दी जा रही है। तो ये एक पॉइंट है जिनको हम अगेंस्ट बोलते हैं। बट अगर हम फेवर की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद एग्रीकल्चर सब्सिडी बिकॉज फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी अ रिस्की बिजनेस। क्योंकि आज भी हमारे पास ये हार्वेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा, हार्वेस्टिंग के साथ में इरिगेशन फैसिलिटी जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, तो रिस्की बिजनेस है, इसलिए गवर्नमेंट को सब्सिडी देना ज़रूरी है। एंड मोस्ट फार्मर आर वेरी पुअर एंड दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट विदाउट सब्सिडी। And eliminating subsidy will increase the inequality between rich and poor. तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो सकता है अगर सब्सिडी गवर्नमेंट रिमूव कर देती है। इन इंडिया बिटवीन 1950 to 1990 द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चरली डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली, बट नॉट द population depending on it. So the answer is that the industrial sector and the service sector did not absorb the people that work in agriculture, right? तो agriculture के ऊपर आज भी डिपेंडेंसी जो है लोगों की बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को सब्सिडी जो है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। देन इंडिया जो है बिटवीन 1950 टू 1990 की अगर हम बात करते हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय द एग्रीकल्चर जो है डिक्लाइन, बट नॉट एट द पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट। तो ये डाटा इसमें गिवन है, दैट इज 67.5% इन 1950 और 64.9% बाय 1990। द आंसर इज दैट द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर डिड नॉट एब्जॉर्ब, राइट। तो वही है कि इंडिया जो है एग्रियन इकोनॉमी है, तो आज भी लोगों की डिपेंडेंसी जो है वो एग्रीकल्चर पर ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री और आपका सर्विस सेक्टर। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, IPR 1956 formed the basis of the second five-year plan, the plan which tried to build the basis of socialistic pattern of society. This resolution classified industry into 3 category. तो 3 कैटेगरी के अंडर जो है इनको डिवाइड किया गया था। फर्स्ट कैटेगरी जो है उसमें कंप्राइज द इंडस्ट्री दैट वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, जैसे स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी और स्केड्यूल सी किया गया था। तो ए स्केड्यूल जो है उसमें सारी की सारी इंडस्ट्रीज वो थी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, बी में ऐसा था जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का था, और सी कैटेगरी ऐसी थी जो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ इंडस्ट्रीज ओपन कर दी गई थी। तो इस तरह से इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। नाउ लाइसेंसिंग सिस्टम, no industry was allowed unless a license was obtained from the government.
तो बिफोर रिफॉर्म्स यानी कि 1991 के रिफॉर्म से पहले की हम बात कर रहे हैं, जो लाइसेंसिंग सिस्टम था, इट मीन्स अगर आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, न्यू ब्रांचेस ओपन करनी है, तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस, इट मीन्स अप्रूवल लेने जरूरी थे. दिस पॉलिसी वाज यूज्ड फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन. तो बैकवर्ड एरिया में भी अगर अपनी इंडस्ट्री ओपन कर रहे हो, अगेन यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट और यू हैव टू टेक द लाइसेंस. इट वाज इजियर टू ऑब्टेन अ लाइसेंस इफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन द इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया, क्योंकि वहां से गवर्नमेंट को हेल्प हो जाती है ना कि आप उन एरियाज को डेवलप करने में हेल्प कर रहे हो. इन एडिशन सच यूनिट वर गिवन सर्टेन कंसेशन, जिसमें आपको गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट दे देती है, आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देती है. तो इस तरह के बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिए हैं. द पर्पस बेसिकली टू प्रमोट रीजनल इनइक्वालिटी, दैट इज द मेन मोटिव बिहाइंड दिस. देन हम बात करते हैं SSI, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम. इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी, दैट इज कॉल्ड कारमा कमेटी. दिस इज 1 मार्कर क्वेश्चन एंड नंबर ऑफ टाइम्स दैट कम्स इन योर बोर्ड एग्जाम, कि जो आपकी SSI है ना, इसके लिए जो कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई थी, इसका नाम क्या है? कारवा कमेटी. नोटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट. इट रेफर्स टू दोज इंडस्ट्री इन विच द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज 1 करोड़ ऑफ द एसेट्स ऑफ द यूनिट. तो यहाँ पर लिमिट जो है वो 1 करोड़ की. अगेन दिस इज फॉर 1 मार्कर. अब SSI जो है, इसके मेन बेनिफिट्स क्या हैं? क्योंकि ये आपकी स्मॉल स्केल पे होती है, लेबर इंटेंसिव होती है, तो गवर्नमेंट इसमें बहुत हेल्प कर देती है. और दूसरा हम ये कह सकते हैं, ये बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करती है. द प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट वर रिजर्व इन SSI, तो गवर्नमेंट ने वो भी रिजर्व करा है. देयर आल्सो गिवन कंसेशंस भी गवर्नमेंट ने दिए हैं. लोन के ऊपर आपको लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है आपको इजीली लोन मिल जाता है. देन हम बात करते हैं ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की. तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है कि ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो. जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, CNG से हमने पेट्रोल को रिप्लेस कर लिया, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आए, उसको हमने रिप्लेस कर दिया. तो इंपोर्टिंग व्हीकल फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, आप क्या कर सकते हो, अपनी ही कंट्री में उसको बना लो, तो दैट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. बट यहाँ पर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग टूल्स. तो अगेन टैरिफ एंड कोटा, very important. Tariff are the taxes on imported goods that make imported goods more expensive and discourage their usage. This is tariff. Quota, that is specified quantity that can be imported. तो tariff means टैक्स की लिमिट को बढ़ाना, जिससे इंपोर्ट्स आपके महंगे हो जाएंगे और आप कम इंपोर्ट करोगे. ठीक है, तो आप अपने फॉरेन एक्सचेंज को बचा सकते हो. और कोटा में हम क्या करते हैं, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी लिमिट जो है बेसिकली उसको कम कर देते हैं. देन व्हाट आर द लॉजिक बिहाइंड ऑफ दिस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन? इट वाज अज्यूम्ड दैट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री वर प्रोटेक्टेड, दैट would learn to compete the course of time, and our planner also fear the possibility of foreign exchange being spent on the import of luxury goods if no restrictions were replaced on import. So this is import substitution. Then what are the effect of policies on industrial development? तो इसमें कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी थे, कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी थे. तो पॉजिटिव इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ GDP जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर से इंक्रीज हुआ. जो 13% था, नाउ बिफोर 1991 जो है दैट इज 24.6%. and 6% annual growth rate of industrial sector during the period is commendable. The industrial sector became well diversified by 1990. The promotion of small scale industries gave opportunities to those people who do not have the capital to start large firm to get into business. So these are the positive side. And negative side की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर basically हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेट एंटरप्राइज थे कंटिन्यू टू प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्दो दिस वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, कि गवर्नमेंट अभी भी उसमें बनी हुई थी. जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, टेलीकम्युनिकेशन है, मॉडर्न ब्रेड है, दीज आर द एग्जांपल. एंड सेकंड इज मेनी पब्लिक सेक्टर फर्म एनकर्ड ह्यूज लॉसेस बट कंटिन्यू टू फंक्शन बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू क्लोज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इवन इफ इट इज ड्रेन ऑन द नेशंस लिमिटेड रिसोर्सेज. तो ये नेगेटिव पॉइंट ही है कि आपको उस बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपका वेल्थ जो है वो उससे ड्रेन हो रहा है, राइट. सो द नीड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री वाज मिसयूज्ड बाय इंडस्ट्रियल हाउसेस. बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने भी इसको मिसयूज किया था. सो दैट दीज आर कंसीडर एज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ the policy. So this is all about of second chapter of IED, जो आपने समझा 1950 to 1990 के बीच में within 20 minutes, right? So this is a very simple video. I hope बच्चों आपने इसको एंजॉय करना है, इसको समझना है और अपने बोर्ड एग्जाम में आप इसको यूज करेंगे अपने रिवीजन के लिए, राइट. और बाकी आप पढ़ते रहिए अपनी बुक में से. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच.